खून, मेरा खून है तू, पर मैं तुझे नहीं ले जाना चाहता। मुझे ले जाना है उसे जिसने सच छुपाया, जिसके खानदान ने मुझे बेगुनाह मारा। गांव डुंगरीपुर के आखिरी छोर पर, जहां खेत खत्म होते हैं और घना जंगल शुरू होता है, वहीं भैरव सिंह की झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और आंगन में बंधी 2 गाय, यही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह मुर्गे की बाग से पहले वो उठता, अपनी गाय बकरियों को लेकर जंगल की सीमा तक चराने जाता। गांव के बाकी चरवाहे दोपहर तक लौट आते, पर भैरव की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। सुबह का धुंधल का अभी पूरी तरह छटा नहीं था। ओस से भीगी घास पर भैरव अपने जानवरों को हाँक रहा था। पीछे से उसका बेटा मिंगला दौड़ता हुआ आया। बाबा, बाबा रुको ना, मैं भी चलूंगा। मुझे भी बकरी चराना सीखना है। नहीं बेटा, जंगल की तरफ मत आया कर। घर जा माँ के पास, जब बड़ा हो जाएगा तो सिखाऊंगा। मिंगला मुंह बनाकर वापस चला गया। भैरव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, ये ना जानते हुए कि आने वाले दिन उसकी हंसी छीन लेंगे। शाम को जब भैरव वापस लौटा, उसने हर बार की तरह गिनती की। 1 बकरी कम थी। उसने सोचा शायद भटक गई होगी, कल ढूंढ लूंगा। लेकिन अगले दिन एक गाय गायब हो गई। उसकी रस्सी टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी। फिर परसों 2 बकरियां एक साथ गायब हो गई। 3 दिन में 4 जानवर, ये कोई जंगली जानवर का काम नहीं लगता भैरव। न कोई खून के निशान, न पंजों के दाग। मुझे डर लग रहा है। कोई तेंदुआ होगा शायद, या भेड़िया। मैं कल माझी को साथ लेकर जाऊंगा, दोनों मिलकर देखेंगे। रात को भैरव को नींद ठीक से नहीं आई। बार बार उसे लगता जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, सांसें रोक कर देख रहा है। पर जब वो उठकर देखता, बाहर सिर्फ अंधेरा और हवा में झूलते पेड़ों की परछाइयां होती। दूसरे दिन भोर होते ही भैरव अपने दोस्त मांझी के घर पहुंचा। मांझी भी चरवाहा था, कदकाठी में भैरव जैसा ही मजबूत, पर पिछले 5 सालों में वो जंगल की तरफ कभी नहीं गया था। जब से उसकी बहन रुक्मणी गायब हुई थी, मांझी का घर हमेशा उदास सा रहता। उसकी बूढ़ी माँ आज भी दरवाजे पर बैठकर जंगल की तरफ देखती रहती, जैसे किसी दिन रुक्मणी लौट आएगी, हाथ में वही पुरानी चूड़ियां पहने। माझी, कल मेरे साथ चलेगा? जानवर गायब हो रहे हैं उसी तरफ, बरगद के पास। मांझी का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। बरगद के पास? भैरव, भैरव मत जा वहां। रुक्मणी भी वहीं गई थी उसी अमावस्या को, मेरी जगह जानवर को चरवाने, क्योंकि उस दिन मुझे बुखार था। फिर वो कभी नहीं लौटी। तूने कभी बताया नहीं कि ठीक उसी जगह? क्योंकि कोई यकीन नहीं करता। गांव वाले कहते हैं वो भाग गई, किसी के साथ भाग गई। वो लोग कहते हैं कि उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी बहन ऐसी नहीं थी। मैंने खुद 3 दिन जंगल छाना, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ उसकी एक चूड़ी बरगद के पास पड़ी मिली थी। भैरव को कुछ अजीब सा लगा। 5 साल पहले रुक्मणी और अब उसके जानवर ठीक उसी जगह। उसने तय किया कि इस राज की तह तक जाना ही होगा। भैरव और मांझी गांव के चौपाल की तरफ बढ़े तो रास्ते में उन्हें कौशल्या अम्मा मिली, बूढ़ी विधवा जिसका पति 20 साल पहले उसी जंगल में गायब हो गया था, और तब से वो अकेली एक कोने वाली झोपड़ी में रहती थी। बेटा, तेरे जानवर गायब हो रहे हैं ना? मैं जानती हूँ ये क्या है। 20 साल पहले मेरे मर्द के साथ भी यही हुआ था। ठीक ऐसे ही एक एक करके पहले जानवर, फिर वो खुद। अम्मा, आपको भी लगता है ये कोई श्राप है?
मुझे नहीं पता श्राप है या कुछ और, पर हर 20 साल में ये गांव कुछ न कुछ खो देता है। तू जंगल मत जा बेटा। जो एक बार उस बरगद की छाया में गया वो अधूरा ही लौटा या लौटा ही नहीं। भैरव के मन में अब डर के साथ साथ एक जिद भी जाग चुकी थी। उसे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने का जुनून सवार हो चुका था। उसी रात भैरव गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी डुंगरू काका के पास गया। काका की उम्र 72 साल थी और गांव का कोई भी ऐसा राज नहीं था जो वो ना जानते हो। काका, वो बरगद वाली जगह, वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं? कौशल्या अम्मा भी कह रही थी हर 20 साल में कुछ होता है। 40 साल पहले की बात है बेटा, तब मैं भी जवान था, बिल्कुल तेरी उम्र का। हमारे गांव में एक चरवाहा था, काल सिंह। बड़ा ईमानदार आदमी था, अपने जानवरों को अपने बच्चों जैसा पालता था। 40 साल पहले पुराना डुंगरीपुर, कच्ची सड़कें, तेल के दियों की रोशनी। उस वक्त का जमींदार था ठाकुर भानु प्रताप, जिसका आरोप पूरे गांव पर चलता था, जिसकी एक आवाज पर बड़े बड़े किसान कांपते थे। एक रात ठाकुर की 3 गायें गायब हुई। शक की सुई तुरंत काल सिंह पर गई, क्योंकि वही उस दिन जंगल में जानवर चरा रहा था। चोर है ये, मेरी गाय बेच दी होगी शहर में। इसे सबक सिखाना होगा ताकि दोबारा कोई मेरी संपत्ति को ना हाथ लगाए। ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कसम। गाय खुद भटक गई होंगी जंगल में। घना कोहरा था उस दिन। मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, मैं ढूंढ के लाऊंगा। पर ठाकुर ने किसी की ना सुनी। उसने अपने आदमियों से काल सिंह को उसी बरगद के पेड़ से लटका दिया। पूरा गांव देखता रहा, कोई बोल ना सका। ठाकुर के डर से सिर्फ एक जवान लड़का डुंगरू पेड़ों के पीछे छुपकर सब देख रहा था, कांपते हुए। मरते वक्त काल सिंह ने आखिरी सांस में कुछ कहा था। मैंने खुद अपने कानों से सुना था बेटा। आज तक वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, पर अब से जो भी चरवाहा इस बरगद के पास अपने जानवर चराएगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई नहीं बचेगा। उस रात के बाद अगले हफ्ते ठाकुर की खोई हुई गायें जंगल के दूसरे छोर पर मिली। भटक कर वहां पहुंच गई थी, बिल्कुल सही सलामत। काल सिंह बेकसूर था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये सच में श्राप है? और कौशल्या अम्मा के पति? हर 20 साल में एक बार अमावस्या के आसपास वो जागता है बेटा। मैंने अपनी आंखों से 2 बार देखा है इसे होते। 20 साल पहले कौशल्या के पति के साथ, और उससे 20 साल पहले एक चरवाहे के साथ। रुक्मणी की बारी 20 साल के हिसाब से नहीं थी, वो अलग बात थी। पर अब सही समय आ गया है। भैरव भारी मन से घर लौटा तो उसकी मां काली देवी दरवाजे पर बैठी उसकी राह देख रही थी। दिए की रोशनी में उसका चेहरा हमेशा से ज्यादा चिंतित लग रहा था। बेटा, कल मत जाना जंगल की तरफ, अमावस्या है परसों। माँ, तुझे कैसे पता ये सब? डुंगरू काका ने अभी काली देवी की आंखें भर आई, जैसे परसों का बोझ उतारना चाहती हो। क्योंकि काल सिंह मेरे दादा थे, तेरे परदादा। हम उसी खून से हैं। मैं छोटी थी जब ये हुआ, पर माँ ने मुझे सब बताया था। मरने से पहले कसम खिलाकर किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने सोचा था तुझे कभी बताना नहीं पड़ेगा, पर
श्राप खानदान को भी नहीं छोड़ता। भैरव को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। वो खुद, उसका बेटा पिंगला, सब उसी लटकाए गए बेगुनाह आदमी की औलाद थे और शायद इसीलिए जानवर बार बार उसी के गायब हो रहे थे, क्योंकि आत्मा अपने ही खून को बुला रही थी किसी अधूरे हिसाब के लिए। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। सोमराज ठाकुर, जो मौजूदा मुखिया था और भानु प्रताप का पोता, खुद भैरव के घर आया। ये अपने आप में हैरानी की बात थी, क्योंकि सोमराज कभी किसी गरीब चरवाहे के घर पैर नहीं रखता था। भैरव, सुना तुम्हारे जानवर गायब हो रहे हैं, जंगल की तरफ मत जाना। मैं तुम्हें मुआवजा दे दूंगा, नए जानवर खरीद देंगे। ऐसा क्यों ठाकुर साहब? आप तो कभी किसी की मदद नहीं करते, अचानक इतनी हमदर्दी? सोमराज की नजरें झुक गई। एक पल के लिए घबराहट दिखी, माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। बस पुराना नाता है गांव से, और अब मुखिया हूँ। गांव वालों की चिंता करना मेरा फर्ज है। भैरव को शक हुआ कि सोमराज कुछ छुपा रहा है। उसने डुंगरू काका से इस बारे में पूछा। सोमराज को डर है बेटा, उसे पता है उसके दादा ने बेगुनाह को मारा था। वो नहीं चाहता ये सच बाहर आए, क्योंकि इससे गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शायद इसलिए वो चाहता है कि तू जंगल ना जाए, ताकि सच कभी सामने ही ना आए। उस रात भी भैरव को गहरी नींद नहीं आई। बार बार वही सपना, एक धुंधली परछाई बरगद की शाखाओं के बीच झूलती हुई, और दूर से आती हुई एक आवाज जो उसे बुला रही हो। चांदनी उसकी करवटें देखकर परेशान थी। क्या हुआ भैरव? रात भर बड़बड़ा रहे हो, पसीने में भीगे हो। वो बुला रहा है चांदनी, कोई मुझे बरगद के पास बुला रहा है। अगली सुबह भैरव मांझी के घर गया और उसे सब कुछ बताया। काल सिंह की कहानी, अपने खून का राज और रात के डरावने सपने। मांझी की आंखों में एक अजीब सी चमक और उम्मीद दोनों आई। अगर ये सच है भैरव, तो शायद रुक्मणी, शायद वो भागी नहीं थी, शायद उसे भी उसी आत्मा ने। पर क्यों? वो तो काल सिंह के खानदान से नहीं थी। यहीं पर भैरव को वो रात याद आई, अमावस्या की रात, जब वो सोते सोते जंगल की तरफ बेसुध चल पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे रात के सपने में हुआ था। आधी रात भैरव नींद में चलते हुए जंगल की सीमा तक पहुंच गया। नंगे पैर, आंखें खुली पर सुध बुध खोई हुई। कोहरा घना था, इतना कि 2 कदम आगे कुछ नहीं दिखाई देता था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके माँ जैसी। बेटा लौट आ, तेरी बारी नहीं है इस बार। भैरव चौंक कर जागा। ठीक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, अकेला, अंधेरे में। हवा तक ठहर सी गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई पेड़ से लटकती दिखी, पैर हवा में झूलते हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ, कपड़े 40 साल पुराने, जैसे मैले फटे। काल सिंह, आप मेरे परदादा हैं? परछाई ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा साफ नहीं था, आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। पर आवाज गूंजी, गहरी, दर्द से भरी, जैसे कुएं की कलहटी से आ रही हो। खून, मेरा खून है तू, पर मैं तुझे नहीं ले जाना चाहता। मुझे ले जाना है उसे जिसने सच छुपाया, जिसके खानदान ने मुझे बेगुनाह मारा। रुक्मणी का क्या कसूर था? वो तो निर्दोष थी। और कौशल्या अम्मा के पति का? 20 साल पहले मेरा ही गुस्सा था बेटा, जो भटक गया, गलत को सजा दे बैठा। मुझे उसका भी दुख है, पर रुक्मणी गलत थी। उस रात रुक्मणी ने
सोमराज को यहाँ देखा था। वो जानवर चुरा कर बेच रहा था। गांव वालों को बताता था जंगल का श्राप उन्हें खा गया। उसने रुक्मणी को चुप कराने के लिए यही दबा दिया, इसी पेड़ के नीचे, और इल्जाम मुझ पर मेरे श्राप पर मढ़ दिया। भैरव सन रह गया। असली राज अब सामने था। सोमराज ठाकुर पिछले कई सालों से जानवर चुरा कर बेच रहा था और अपने ही खानदान की श्राप की कहानी को ढाल बनाकर सच छुपा रहा था। रुक्मणी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए उसने उसे मार डाला। और अब खुद भैरव के जानवर भी सोमराज ही चुरा रहा था, ताकि लोग फिर से श्राप से डर जाएं और कोई सवाल ना पूछे। भैरव कांपते हुए वापस गांव लौटा। भोर होने वाली थी। आसमान हल्का नारंगी हो चला था। उसने सीधा मांझी, डुंगरू काका और कौशल्या अम्मा को इकट्ठा किया, फिर सबको लेकर सोमराज के घर पहुंचा। खबर फैलते ही आधा गांव पीछे पीछे चला आया। सोमराज ठाकुर, सच बता दो, आज रुक्मणी कहाँ है? तुमने उसे क्या किया? और मेरे जानवर कहाँ है? सोमराज का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास है, मुझे नहीं पता कुछ। एक भूत की कहानी पर यकीन करके मेरे घर आ गए तुम। बरगद के नीचे खुदाई करवाओ ठाकुर साहब। अगर सच में तुम बेगुनाह हो तो डरने की क्या बात है, और अगर नहीं तो हम खुद खोदेंगे। सोमराज को समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। माथे पर पसीना बह निकला। मैं जानबूझकर नहीं मारा। मैंने उसने मुझे गाय बेचते देख लिया था। मैंने उसे धक्का दिया, वो गिर गई, सिर पर चोट लग गई। मैं डर गया, मैं उसे वहीं दबा कर आ गया और श्राप की कहानी फैला दी ताकि कोई शक ना करे। फिर हर बार जब पैसों की जरूरत पड़ी, मैं जानवर चुराता रहा और श्राप का नाम लेता रहा। लोग डर के मारे खुद ही चुप हो जाते थे। पूरा गांव सन रह गया। जिस श्राप से वो सालों से डरते रहे, उसकी आड़ में एक इंसान अपने पाप छुपाता रहा। गांव वालों ने बरगद के नीचे खुदाई की। उन्हें वहां रुक्मणी के अवशेष और उसकी वही पुरानी चूड़ियां मिली। उसी शाम गांव वालों ने रुक्मणी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया। कौशल्या अम्मा फूट फूट कर रोई, मानो अपने ही पति का शौक फिर से मना रही हो। डुंगरू काका की सलाह पर भैरव और काली देवी ने काल सिंह की आत्मा की शांति के लिए विधिवत पूजा पाठ करवाया, जिसे सालों से किसी ने नहीं किया था। अब जाओ दादाजी, सच सामने आ गया। अब आपकी आत्मा को कोई नहीं रोकेगा। उस रात के बाद जंगल की तरफ से आने वाली अजीब आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गई। ना कोई जानवर गायब हुआ, ना किसी ने फिर से वो परछाई देखी। सोमराज ठाकुर को पुलिस ले गई और गांव ने राहत की सांस ली। अब मेरे खानदान पर कोई साया नहीं रहा चांदनी। सच हमेशा एक दिन सामने आ ही जाता है। बाबा, अब तो हम जंगल जा सकते हैं ना? हाँ बेटा, पर याद रखना, हर पेड़ के नीचे कोई ना कोई कहानी दबी होती है। बस उसे सुनने की हिम्मत रखनी पड़ती है। डुंगरीपुर का वो बरगद आज भी वहीं खड़ा है। गांव वाले अब उसके नीचे दिए जलाते हैं हर अमावस्ये को, ना कि डर से, बल्कि उस बेगुनाह चरवाहे और रुक्मणी की याद में, जिनका सच सामने आने में 40 साल लग गए। डुंगरू काका अक्सर चौपाल पर बैठकर नए बच्चों को ये कहानी सुनाते और हर बार उसी लाइन पर खत्म करते। याद रखना बच्चों, श्राप जंगल में नहीं, इंसान के झूठ में रहता है। सच बोलो, सच सुनो, तो कोई साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।